ज्वाइन कर लें जिन्होंने ये हिप्पोकैम्पस का पूछा था, तो उनको क्लियर करवा के सिर्फ तो डेंटेट गायरस पे चले जाते हैं उनके आने तक। तो जो डेंटेट गायरस बी जो है ना, एक छोटा सा ग्रे मैटर का बैंड है, ठीक है। ये जो बाकी दो स्ट्रक्चर है ना, अभी हमने हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन में 3 स्ट्रक्चर्स के नाम पढ़े हैं ना, ये वाले 3 इस सीक्वेंस से ये लिखे हुए हैं ना, इसी सीक्वेंस से ये एनाटॉमिकली सिचुएटेड है। यहाँ देखें आप, ये नीचे पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है, ये ऊपर हिप्पोकैम्पस है, इनके दरमियान में डेंटेट गायरस है, ठीक है जी बेटा। फॉर्निक्स व्हाइट मैटर है, ठीक हो गया। हिप्पोकैम्पस ग्रे मैटर है, डेंटेट गायरस ग्रे मैटर है, ठीक है। जबकि जो फिर पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस भी ग्रे मैटर है। इनसे निकल रहे जो ट्रैक्स हैं जाहिर है, इनसे जो बाहर आउटपुट है वो व्हाइट मैटर है सारे। तो फॉर्निक्स, फिम्ब्रिया, एलवीएस, ये सब व्हाइट मैटर है, सही इस तरह, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस के दरमियान डेंटेट गायरस और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस मौजूद है, ठीक है। अब डेंटेट गायरस जब आगे जाता है ना, तो ये अपने खुद मतलब इसके सेपरेट पार्ट्स हैं। ये बनता है इंडूसियम ग्राइसियम नाम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता है आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोशिश करते हैं तो हो जाए। आप देखो, अब लोकेट करो पहले, ये डेंटेट गायरस है, ठीक है, ये डेंटेट गायरस है। ये देखें, अब ये टर्न होके ना कॉर्पस कैलोसम के ऊपर जा रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, ये ग्रे मैटर की लेयर है ये भी, लेकिन अब डिफरेंस क्या है, ये कॉर्पस कैलोसम के ऊपर है, बाकी पूरा हिप्पोकैम्पस, क्योंकि कॉर्पस कैलोसम में कोशिश करते हैं कि छोटा छोटा यहाँ मेंशन कर दूं, लिखा नहीं जा रहा, बहुत कम जगह है। ये कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है, जिसको मैंने कुछ कोशिश किया लिखने की, ठीक है। अब समझ आइए, बाकी पूरा का पूरा हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन इसके नीचे है, लेकिन अब ये चीजें टर्न करके इसके ऊपर जा रही है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे करके। इसकी एक मैप वाली पिक्चर थी, उससे समझ आ जाती है, लेकिन वो रिलेट नहीं हो रही थी लेक्चर के फॉर्मेट के साथ। तो अगर कहीं चले आपको दिखा दूंगी आगे, जब हम पूरा एक दफा पढ़ लेंगे ना हाइपोथैलेमस और ये सब चीजें भी पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको वो दिखा दूंगी कि किस तरह बैठ करें। अभी जितनी चीजें पिक होती है ना आसानी से, बस उतना समझ लें, ठीक है। स्ट्रक्चर्स के बारे में, कौन सा स्ट्रक्चर क्या बनता है, लोकेशन अगर नहीं भी समझ आ रही, तो जब हम वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे ना, तो उसके साथ रिलेट हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करूंगी कि 3D एटलस में से छोटा सा टिप वगैरह कोई ले लूं, तो वो हम देख लेंगे साथ डिस्कस करते हुए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है, ठीक है। इंडोसियम ग्राइसियम बनता है, उसके आगे फिर ये फर्दर जाकर ना यहाँ टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन के, अनकस नाम है इसका। अभी इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और भी हैं, लेकिन वो हम हर चीज अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया ना फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स भी हैं, में इसके अंदर हाइपोथैलेमस भी है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो बेसल गैंग्लिया और थैलेमिक न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, उससे ये वाले कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे कि ये चीजें जिनका बार बार नाम लिया जाता है ये क्या था, ठीक है। तो अभी जितना पिक होता है इजीली उतना समझे बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अभी आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हम मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा पे इवन पहुंचे थे, तो स्पाइनल कॉर्ड से ट्रैक ज्यादा क्लियर हो गए थे, क्योंकि वो सब मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर अरेंज थे। इसी तरह जैसे चीजें आगे आगे जाती जाएंगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसमें हमें परेशानी नहीं होगी। आगे चलें, कोई क्वेश्चन और है? चलें फिर कंटिन्यू करते हैं। Recording in progress. तीसरा जो क्वेश्चन हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन का है वो पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है। अब ये पूरा एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो यूनिट का हिस्सा कंसीडर करते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये कहाँ लोकेटेड है, ये सबसे इंफीरियर पोर्शन है इस यूनिट का, और इसका तरीका ऐसे है कि यहाँ इस व्यू में ये थोड़ा नजर आ रहा है ना, यानी ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर दूसरे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में देखिए पैरा हिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स लिखा है, तो ये सबसे नीचे लाया कर है, इसके ऊपर फिर
मौजूद हैं हिप्पोकैम्पस जैसे, इसके ऊपर लाई करता है। देखिए ये ट्रांसपेरेंट पिक्चर है, इसके अंदर से नजर आ रहा है कि इसके नीचे मौजूद है पैराहिप्पोकैम्पल गायरस या कॉर्टेक्स, ठीक है। इसी से साथ मौजूद है इंटोरेनल कॉर्टेक्स, पेरीरेनल कॉर्टेक्स, ये ऑल्फेक्शन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। सिचुएटेड ये लिम्बिक सिस्टम की विसिनिटी में है, लेकिन लिम्बिक सिस्टम का खुद ऑल्फेक्शन में रोल नहीं है, ठीक है। ये यानी कि टेम्पोरल लोब से रिलेटेड एरिया है ना सारा, तो ये टेम्पोरल लोब के स्ट्रक्चर्स हैं जो लिम्बिक सिस्टम के आसपास मौजूद हैं। Recording stopped. क्वेश्चन ये पूछा है बच्चे ने कि वो एक पेशेंट जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था ठीक हुआ था कि नहीं। वो असल में ये था कि मुझे पता नहीं चला था, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप में मैंने पेशेंट पिम्स में देखा था, तो हम लोग वापस आ गए थे, कॉलेज स्टार्ट हो गया था, लेकिन मतलब वही बस प्रोनाउंस्ड ब्रेन डेड, लेकिन फैमिली उसको वेंट से वीन ऑफ नहीं करने दे रही थी, क्योंकि बताया ना कि वो सोता जागता बिल्कुल नॉर्मल। अब एक बंदा, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का मेन रोल है, रेटिकुलर फॉर्मेशन एक्टिव है, बंदा सोता जागता है, लेकिन जब तक सेरेब्रल कॉर्टेक्स की ऊपर से मतलब इनपुट नहीं है तब तक तो कोई एक्टिविटी नहीं है ना। ना आपकी मेमोरी है, ना आपकी पर्सनैलिटी है, ना आपकी फंक्शनिंग है, ना आपकी मूवमेंट है, ठीक है। वो ये होता, उसका एक्सीडेंट हुआ था, कोई यंग 23-24 ईयर ओल्ड था वो तब। आई वॉज इन थर्ड ईयर एमबीबीएस, थर्ड प्रॉफ देके गई थी तब इंटर्नशिप करने, वहां देखा था। तो वो यही था कि फैमिली उसकी एक ही भाई था और बहनें थी, तो वो सब लड़ते थे जब कोई ऐसी बात कोई डॉक्टर कहता था कि ये तुम नहीं ठीक होंगे ये इस तरह। मोस्ट प्रोबेबली नहीं सर्वाइव की होंगे, क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक बार डेड हो जाए तो बहुत रेयर, मुझे नहीं लगता कभी। रेयर इसलिए कहा है, इम्पॉसिबल नहीं कहा, क्योंकि इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ नहीं है, ये आप लोग देखेंगे अपने मेडिकल कैरियर में। चलिए कंटिन्यू करें अब। Recording in progress. उसके बाद एक स्ट्रक्चर का जिक्र करेंगे जिसका नाम है अमिग्डालाइड न्यूक्लियस। ये इसका नाम अमिग्डाला इसलिए है कि ये एक वर्ड है डिफरेंट लैंग्वेज का, वो आलमंड के लिए यूज करते हैं, यानी कि इसकी शेप कंसीडर करते हैं कि बादाम की जैसी है, ठीक है, जैसे आलमंड होता है तो ये उस तरह का है, इसलिए इसका नाम है अमिग्डालाइड न्यूक्लियस, ठीक है। ये कहाँ मौजूद है, ये लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर हॉर्न के पास मौजूद है। ये जो ब्लू कलर से है ना, ये लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है। ये इसके इंफीरियर हॉर्न के पास मौजूद है, और ये बेसल गैंग्लिया जो है उनके स्ट्रक्चर्स के साथ फ्यूज हुआ है। इसलिए अक्सर ये चीज कंफ्यूज करती है कि अमिग्डालॉइड न्यूक्लियस जो है वो लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है या बेसल गैंग्लिया का। तो याद रखना कि लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, लिम्बिक लोब का हिस्सा है, ठीक है। लिम्बिक लोब का भी हिस्सा है, लिम्बिक सिस्टम का भी हिस्सा है, लेकिन प्रॉपरली एनाटॉमिकल जो हिस्सा है ये लिम्बिक लोब का ही है, बेसल गैंग्लिया का नहीं है। उनके साथ जिक्र आता है इसका बार बार, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, एक दफा ये पॉइंट रिकॉल कर दूं। एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस के बारे में ये क्वेश्चन होता है कि ये लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है या बेसल गैंग्लिया का। बेसल गैंग्लिया के साथ सिचुएटेड है, उससे कनेक्शंस हैं, लेकिन हिस्सा ये लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम का ही है एनाटॉमिकल। बेसल गैंग्लिया अलग एंटिटी आ जाती है, ठीक है। वापस आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, इंफीरियर हॉर्न के साथ। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट से एक बैंड ऑफ स्ट्रक्चर इमर्ज करता है, ठीक है, जिसको स्ट्राया टर्मिनालिस कहते हैं। और इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है फर्दर दो ग्रुप्स की, बेसोलेटरल ग्रुप है, कॉर्टिकोमीडियल ग्रुप है, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा हम इसकी डिस्कशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो अंडरग्रेड की डोमेन से बाहर है। इसके बारे में सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। पहली बात ये लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है। दूसरी बात ये कि नाम इसका इसलिए है कि एलमंड शेप है ये। और तीसरी बात इसकी ये याद रखनी है कि इसके पीछे स्ट्राया टर्मिनालिस नाम का एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कनेक्टिंग पाथवेज की लिम्बिक सिस्टम के। लिम्बिक सिस्टम के कनेक्टिंग पाथवेज क्या है, वही जो सारा वाइट मैटर का कनेक्शन है ना, कि एक स्ट्रक्चर से दूसरे में जाना, वही सारा इसका कनेक्टिंग पाथवे है। यानी कि क्या आ जाएगा, हिप्पोकैम्पस से पहले एल्वियस, ठीक है। एल्वियस के बाद क्या आ जाएगा, फिम्ब्रिया, ठीक है।
एलवीएस होगा, फिम्ब्रिया होगा और उसके बाद फिम्ब्रियस के बाद फॉर्निक्स आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्निक्स के डिफरेंट पार्ट हैं। फॉर्निक्स जैसे सबसे पहले क्रस्ट ऑफ फॉर्निक्स होगा। ठीक है, और ये जो क्रस्ट है ये दोनों साइड से बेंट होगा। अब आप देखें कि क्रस्ट जो है ये टर्न कर रहा है। अब ये क्रस्ट वो पोर्शन है जो कॉर्पस कैलोसम के बिल्कुल साथ साथ पास करता है। अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर का पैटर्न देखें तो बिल्कुल कॉर्पस कैलोसम जैसा पैटर्न है इसका। ये इसको डेंटेट गायरस से कंफ्यूज नहीं करना, ये कनेक्टिंग पाथवे है और ये हिप्पोकैम्पस से है डायरेक्ट। ठीक है, ये कॉर्पस कैलोसम के नीचे कर्व पूरा पाथवे गुजरेगा। ठीक है, पहले फॉर्निक्स का क्रस होगा। ठीक है, वहां से आगे जो क्रस है वो कन्वर्ज करके बॉडी ऑफ फॉर्निक्स बनाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल कॉर्पस कैलोसम के साथ साथ ये स्ट्रक्चर होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा अगला वो कहलाएगा कमिश्चर ऑफ फॉर्निक्स। ठीक है, कमिश्चर ऑफ फॉर्निक्स होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाला जो पोर्शन है ये डिकुसेट होकर टर्मिनेट हो जाएगा। यानी यहाँ जब पहुंचेगा तो ये क्रॉस करके दूसरे हिपोकैम्पस से भी फाइबर्स लेकर एंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो कनेक्टिंग पाथवेज क्या है लिम्बिक सिस्टम के, दो साइड्स का जो लिम्बिक सिस्टम है वो कैसे कनेक्टेड है। यही जो व्हाइट मैटर ट्रैक्स इमर्ज किए हैं ये सारे क्रॉस होकर दोनों हिपोकैम्पाई को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बॉडी ऑफ फॉर्निक्स पे वापस आते हैं। इसकी हमने बात की थी कि ये बिल्कुल कॉर्पस कैलोसम के नीचे लाई कर रहा है, तो ये कॉर्पस कैलोसम के साथ कनेक्टेड है एक स्ट्रक्चर से जिसका नाम है सेप्टम पेलुसिडम। ठीक है, सेप्टम पेलुसिडम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, सेप्टम जैसे कर्टन होता है ना, बिल्कुल थिन सा स्ट्रक्चर है जो दो साइड की वेंट्रिकल्स के दरमियान मौजूद है। ठीक है, फिलहाल सेप्टम पेलुसिडम पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, उस पर ज्यादा फोकस हम तब करेंगे जब हम वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे। सही, अब बॉडी ऑफ फॉर्निक्स जो है ये आगे कॉलम ऑफ फॉर्निक्स बनाती है और वहां से जाकर ये मेमोरी बॉडीज नाम का स्ट्रक्चर है जो कि हिस्सा है सेरिब्रम का, उस पे जाके टर्मिनेट होती है। अगेन अब मेमोरी बॉडी को हम आगे इन स्ट्रक्चर्स के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ याद रखने के लिए कि एक सेरिब्रम के पोर्शन पर आकर ये टर्मिनेट होता है। तो ये पूरा पाथवे है। सही, अब आप देखेंगे ये जो अमिगडाला है इसके पीछे एक लाइट कलर का पाथवे। Recording stopped. आवाज नहीं आ रही? और भी किसी को इशू हो रहा है साउंड का? नहीं, अच्छा और किसी को नहीं हो रहा है इशू? आप देख लें आपके नेट की स्पीड। बीच में से मैंने स्टॉप किया था थोड़ी देर। अब मुझे बताइए कि कुछ समझ आ रही है? असल में प्रॉब्लम ये है कि इस सिस्टम में इतनी कॉम्प्लिकेशन है, इसमें इतने सारी नई चीजें हैं कि अगर मैं हर चीज की अलग अलग डिस्क्रिप्शन डालूं तो जो कनेक्शन वाली चीज पढ़नी है ना कि कैसे एक स्ट्रक्चर दूसरे में चेंज होता है वो चीज आप मिस कर जाएंगे। अभी जैसे यहाँ पर अगर देखें तो थैलेमस के कंटेंट्स भी यहाँ पर हैं, लेकिन वो मैं भी स्किप किए। फिलहाल बुक में वो मेंशन्ड है, मैंने स्किप किए इसलिए कि हम जब थैलेमस कल पढ़ेंगे तो फिर ठीक है। मेमोरी बॉडी जो है ना खुद इसका टर्मिनल स्ट्रक्चर है, उसके बाद फिर डायरेक्ट थैलेमस से कनेक्शन है जिसको मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट कहते हैं। असल में अभी थैलेमस नहीं पढ़ा इसलिए क्लियर नहीं है, एक दफा थैलेमस पढ़ लें फिर ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आकर एंड हो जाना है। फिर ये होना है कि मेमोरी बॉडी थैलेमस के साथ कनेक्ट हो जाएगी, फिर ये पूरा इसका पाथवे बन जाएगा, इसको मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट कहेंगे। ये वो होगा जो मतलब देखिए बार बार ये बात कर रहे हैं ना कि लिम्बिक सिस्टम है, यानी कि डिफरेंट तरह के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं। अब थैलेमस का भी एक पोर्शन इमोशंस और इन सब चीजों से रिलेटेड है, उस वाले को इस पूरे सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया है। हाइपोथैलेमस का भी एक पोर्शन कनेक्टेड है इमोशनल और बिहेवियरल एक्टिविटीज से, उन सबको इंटरेक्ट नहीं कनेक्ट करना है आपस में। ठीक है, ये चीज है बेसिकली फंक्शनल चीज है ना, तो फंक्शन एक जैसी चीजों को कनेक्ट करना है इसने, एक प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठा करना है। ठीक है, Recording in progress.
हिपोकैम्पस स्ट्रक्चर और डेंटेट गायरस की बात करते हैं। हिपोकैम्पस स्ट्रक्चर कैंपस के जैसे बात की थी कि पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स 6 लेयर्ड है, लेकिन हिपोकैम्पस 3 लेयर्ड है। अब यहाँ जो 3 लेयर्ड है वो कौन सी है? यहाँ मॉलिक्यूलर लेयर है, यहाँ मिडल सेल लेयर है और डीप पॉलीमॉर्फिक लेयर है। बिल्कुल जैसे बाकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है कि उनके वाले जो लेयर्स के सेल्स हैं वही यहाँ मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी पैरामिडल लेयर में पैरामिडल शेप सेल ही मौजूद हो, ठीक है, इसी तरह अरेंज्ड है। लेकिन जो पैरा हिपोकैम्पल कॉर्टेक्स है वो उसमें 6 लेयर्स हैं, ठीक है। और ये कहाँ चेंज होती है? जब सबिक्यूलम जो मैंने आपको मार्क करवाया था रीजन पहले, वहां पर ट्रांजिशन होती है 6 लेयर से 3 लेयर स्ट्रक्चर में। अब पैरा हिपोकैम्पस में प्रॉपर सेरिब्रम कितना 3 पार्ट्स है अभी हमने पढ़े, हिपोकैम्पस, डेंटेट गायरस और पैरा हिपोकैम्पल गायरस। अब हिपोकैम्पस में 3 लेयर्स हैं, पैरा हिपोकैम्पल गायरस में 6 लेयर्स हैं, लेकिन जो डेंटेट गायरस है ना वहां भी 3 ही लेयर हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वहां की जो पैरामिडल लेयर है उसकी जगह वहां सेरिब्रम की ग्रेन्युलर लेयर है, ठीक है। यानी उन्हीं टोटल 6 में से 3 किस्म की लेयर्स हिपोकैम्पस में थी, बाकी डेंटेट गायरस में सुपरफिशियल मॉलिक्यूलर और डीप पॉलीमॉर्फिक सेल लेयर जरूर होगी, लेकिन मिडिल पैरामिडल की जगह यहाँ पर ग्रेन्युलर लेयर होगी, ठीक है। बाकी पैरा हिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स हिस्टोलॉजिकली बिल्कुल बाकी ब्रेन से मैच करता है। इसके एफरेंट और इफरेंट पाथवेज की बात करते हैं। अब तकरीबन 6 इसमें एफरेंट पाथवेज आ जाते हैं, ठीक है। जैसे सिंगुलेट गायरस के जो पाथवे है, ठीक है, सिंगुलेट गायरस से जो कॉर्टेक्स का पोर्शन है, ठीक है, इसको कॉर्टेक्स मेंशन किया हुआ है, इससे फाइबर्स आते हैं हिपोकैम्पस में, ठीक है। ये पैरा हिपोकैम्पल गायरस लिखा है कि इसके थ्रू आते हैं, ठीक। उसके बाद फिर सेप्टल न्यूक्लियाई है, कुछ पोर्शन है ब्रेन का, ठीक है, उसमें से फाइबर्स आते हैं हिपोकैम्पस की तरफ। उसके अलावा हिपोकैम्पस में अपना डिक्वेसेशन भी है कि राइट में लेफ्ट और लेफ्ट में राइट से फाइबर्स आना, ठीक है। उसके बाद जो डेंटेट गायरस का पोर्शन था कर्व वाला इंडोजियम राइसियम, उससे भी यहाँ पर, ठीक है, पाथवे आता है। उसके अलावा जो ऑल्फैक्टरी एसोसिएटेड एरिया है जिसमें एंटोराइनल कॉर्टेक्स हमने पढ़ा था, वहां से भी यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रक्चर्स आते हैं। और एंड पे डेंटेट गायरस और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस से भी हिप्पोकैम्पस में आते हैं, यानी जो अपने ही कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके एफरेंट पाथवेज हैं। इफरेंट पाथवेज जो हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं आगे? वो फिर आगे इन्हीं स्ट्रक्चर्स को दोबारा, जैसे जो ब्लू से मेंशन्ड है वो इफरेंट्स हैं, रेड वाले एफरेंट्स हैं, मैमिलरी बॉडी में जाते हैं, ठीक है, सेप्टल न्यूक्लियाई को जाते हैं। इसी तरह पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस को दिया जाता है। उसके अलावा सेप्टल न्यूक्लियाई, लेटरल प्रीऑप्टिक एरिया, हाइपोथैलेमस को, और एक स्ट्रक्चर को हेबेनिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं उसको, ठीक है। इन सब को सप्लाई, यानी ये पिक्चर एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है कि ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब अपने एफरेंट्स हिपोकैम्पस को दे रहे हैं और ये अपने एफरेंट्स उनको भेज रहे हैं। सिंगुलेट गायरस, सेप्टल न्यूक्लियाई, हिपोकैम्पस, यानी हिपोकैम्पस प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है वो, और क्रॉस ओवर भी आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रालेटरल साइड के हिपोकैम्पस से, ठीक है, इंडोजियम राइसियम से, एंटोराइनल एरिया से, डेंटेट और पैरा हिपोकैम्पल गायरस से, ये जो सब स्ट्रक्चर्स है ये वही है 6 पूरे जो बुक में मेंशन्ड है, ठीक है, स्नेल से। और 5 जो आगे पास आउट होते हैं वो मैमिलरी बॉडी, थैलेमस है, टेगमेंटम है, सेप्टल न्यूक्लियाई और हेबेनिकुलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। फंक्शंस की बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम की। अभी हम स्टार्ट से ही बात कर रहे हैं कि ये इमोशनल बिहेवियर में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इमोशनल बिहेवियर में, ठीक, लर्निंग और मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो, ठीक है। अब क्योंकि लिम्बिक सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस भी आ जाता है और हाइपोथैलेमस का कनेक्शन इसके साथ है, हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब जो इसके एक्सटेंसिव सिस्टम के अंदर जो एनाटॉमिकली अलग अलग चीजें हैं ना, उन सब का फंक्शन भी जाहिर है इसके कंट्रोल में आ गया। तो इसके अंडर चीजों का जो बाकी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल जैसे फियर है, आप डर जाते हो तो हार्ट बीट तेज होती है, पसीना आता है, अब ये कौन कंट्रोल करता है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो फियर का इमोशन का जो फिजिकल एलिमेंट है, जो रिस्पॉन्स है, वो सारा भी इसके कंट्रोल में इस तरह आ जाता है। यानी जब ये आपको डराएगा कुछ, ठीक है, डर आपके अंदर क्रिएट करेगा तो साथ में हार्ट बीट भी तेज होगी, इवन जो स्किन का कलर चेंज हो जाता है, जो
गूज बम्प्स जिनको कहते हैं, रोंगटे खड़े होना, बाल जो खड़े हो जाते हैं, ये सब चीजें जो है फियर के सारे एलिमेंट्स एएनएस के थ्रू इसके अंडर कंट्रोल आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर जो एंडोक्राइन एस्पेक्ट है फियर का, इमोशंस का, जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा जिन लोगों में होता है उनका कॉम्प्लेक्शन खराब, वैसे बड़े कहते हैं लेकिन है ये चीज के ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले लोगों में एसीटीएच रिलीज होता है और फिर वो उसके साथ मेलानिन रिलीज होती है, कॉम्प्लेक्शन डार्कर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई का काम है, थर्स्ट सिटाइटी से रिलेटेड, तो उन चीजों को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर में हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर इनपुट देता है, जैसे ठंडे हो जाते हो डर लगने से, तो मुख्तलिफ जो भी बॉडी के एलिमेंट्स हैं इमोशंस से रिलेटेड, जो फिजिकल रिस्पॉन्स आना है ना इमोशनल थॉट का, इमोशनल प्रोसेस का, वो सारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये सारी समरी है सारे स्ट्रक्चर्स की, आप लोग एक दफा इससे गो थ्रू करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो चीज नोटिस करने की, सेप्टम पेलुसिडम में इसके बारे में कहा था कि कर्टन लाइक थिन जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक तो फॉर्निक्स को कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम के साथ, ठीक है, और उसके अलावा ये वेंट्रिकल्स के दरमियान मौजूद है, इसको वेंट्रिकल्स के साथ बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। Recording stopped. चलिए बताएं, कुछ समझ आई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा चैप्टर 10 नहीं है, चैप्टर 9 है ये, 10 में बेसल गैंग्लिया हम इंशाल्लाह कल करेंगे। पढ़ाना मैंने 10 भी साथ था, स्केड्यूल में 9 10 इकट्ठे थे, लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें बहुत कुछ है तो फिर वो स्किप कर दिया। ये एंड में स्लाइड इसलिए छूटी हुई है, इसमें बेसल गैंग्लिया मैंने यहाँ से डिलीट किया था, थैंक यू डालना याद नहीं रहा। बस इसके इसके क्लिनिकल्स हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन जनरली अभी जो है नॉलेज के लिए, इंटरेस्ट के लिए, अगर किसी को इस जगह का लीन हो जाए ना, हिप्पोकैम्पल रीजन का, लिम्बिक सिस्टम का, उसकी फॉरवर्ड मेमोरीज नहीं बनती, यानी कि उसका अगला याद नहीं रहता आगे क्या हो रहा है, लेकिन जो कुछ पहले हुआ होता है वो याद होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अगर कहीं देखा हो तो जो बड़े होते हैं आपके एल्डरली घर के, किसी किसी भी फैमिली का बड़ा देखा हो कि वो आपके अम्मी या आपके अब्बू को पुराने वाले दौर का याद होते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं होता आप लोग कौन है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारी एक बड़ी थी, वो मुझे मतलब मेरी समझे कि खाला के साथ में समझती थी, वो नाम लेके बुलाती थी, क्योंकि उनकी मेमोरी में वहां तक का था, आगे नहीं था। ऐसा तब होता है जब लिम्बिक सिस्टम में कोई लियन हो जाए, तो एंटीरोग्रेड एमनीजिया कहते हैं इसको। एंटीरोग्रेड यानी आगे का, एमनीजिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस, ठीक है। वैसे क्लिनिकल में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये बात आपके माइंड में रहेगी ना तो ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि मेमोरी में इसका रोल है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई मूवीज देखने का शौकीन है और उसने गजनी मूवी देखी हुई है, तो उसमें आमिर खान को एक बीमारी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, उसका नाम होता है रिट्रोग्रेड एमनीसिया। उसमें पुरानी चीजें भूल जाती हैं, लेकिन उसको वो उन्होंने मूवी के लिए ज्यादा एक्सेजरेट कर दिया था 15-15 मिनट के बाद, लेकिन ये था कि ठीक है, उसको भूल जाता था बार बार, तो उसने लिख के रखी होती थी हर चीज। अच्छा, ये समझ नहीं आया कि आगे का याद नहीं रहता। नहीं, वो जो केस बताया था वो तो अलग था ना, सोने जागने, आगे का याद नहीं रहता, यानी कि सपोज अगर उसको आज लियन हुआ है, उसको आज तक का सारा याद होगा कि मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैं कहाँ गया था, लेकिन कल वो कहीं भी जाएगा कुछ भी करेगा, वो उसको मेमोरी में रिटेन नहीं रहेगा, यानी नॉर्मल लाइफ वो गुजारेगा, खाए पिएगा, कपड़े भी चेंज करेगा, क्योंकि वो चीज उसके माइंड में शुरू की बैठी हुई है ना कि ये चीज करनी है, वो फ्रंटल लोब से रिलेटेड है, लेकिन याद नहीं रहेगा, करेगा सारा कुछ, याद नहीं रहेगा उसको। जैसे आपको याद होता है ना कि आप हफ्ता पहले कहाँ गए थे, कॉलेज के लास्ट डे आपने क्या किया था, उस तरह याद नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, और पैराहिप्पोकैम्पल रीजन बेटा उसमें सिंपल ये है कि वो एक एनाटॉमिकल हिस्सा है, वो इन सब के साथ है, इन जैसा फंक्शन कर रहा है, कुछ भी और इसमें नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। जो एक स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि बस ये वाला हिस्सा, ये एक एनाटॉमिकल हिस्सा है सेरिब्रम का, इन सब के साथ है इस सिस्टम के, बस इसमें से ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना आपने, सही। अच्छा, अब बस सेरिब्रम के पार्ट्स रहते रहेंगे, क्लिनिकल ऑनली न्यूरो,
सेरिब्रम के पार्ट्स, हाँ जी अभी पढ़ते जाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप। अभी बेसिल गैंग्लिया पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद थैलेमस हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, क्रेनियल नर्व सिर्फ इम्पोर्टेंट देखेंगे और एएनएस को जस्ट में एक नजर मारेंगे, क्योंकि एनेटमी से एएनएस नहीं आता है, एएनएस फिजियो में आता है बुक में से, टाइटन से। तो हम जस्ट खाली उसको एक इंट्रो की हद तक कर लेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट है वेंट्रिकल्स और सीएसएफ सर्कुलेशन, और उसके बाद आ जाएगा ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लिनिकल्स का समझेंगे 60% ब्लड सप्लाई से रिलेटेड होगा। क्रेनियल नर्व्स जो एनेटमी में है ना चैप्टर है पूरा, लेकिन वो मतलब आपसे रूट्स नहीं पूछे जाते। क्रेनियल नर्व टेस्टिंग आती है प्रैक्टिकल में, वो फिजियो में कराई जाती है। एनेटमिकली पॉसिबल ही नहीं है इतनी सारी नर्व्स का फुल रूट याद रखना। जो इम्पोर्टेंट है ना, जैसे ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक यानी ऑल्फैक्टरी पाथवे, विजुअल पाथवे, हियरिंग पाथवे, ट्राइजेमिनल और फेशियल नर्व, यानी जो इम्पोर्टेंट है ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वही पढ़ेंगे और वो अच्छी तरह याद कर लेंगे ताकि काम हो जाए। फेशियल नर्व मुझसे सेकेंड ईयर में भी पूछी थी, फाइनल ईयर के प्रॉफ में भी पूछी थी, और वैसे भी आपसे पूछ लेते हैं। फेशियल नर्व इम्पोर्टेंट है इस हिसाब से। और उसके बाद क्लिनिकल्स इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिस तरह जो चीज़ जिक्र आएगा उसको रिकॉल करेंगे सारा, ताकि हमारी दफ़ा अच्छी से रिवीजन हो जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्यूटिस वर्टाइसिस गायरेटा क्या चीज़ है? वजह इसको ना बुलडॉग सिंड्रोम भी कहते हैं। इस तरह होता है कि स्कैल्प की कोई जेनेटिक या न्यूरोलॉजिकल मतलब इस तरह का डिसऑर्डर होता है एक, जिससे स्कैल्प इतना ज्यादा ग्रो करता है कि जैसे नीचे सेरेब्रल कॉर्टेक्स की कन्वल्शंस है ना, ऐसी स्कैल्प की कन्वल्शंस बन जाती हैं, फोल्ड्स। तो उसको कंडीशन को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें लिखा हुआ है कि वैसे अंदाजन कितने वो चैप्टर्स रह गए हैं न्यूरो में? 9 तक हो गया टोटल चैप्टर। बुक में तो 18 है, लेकिन 18 है एम्ब्रियो का चैप्टर, तो वो फिर तो आपने किया, ठीक है। फिर 17 तक रह गए। 10 10 12 तो 13 इकट्ठे करेंगे इंशाल्लाह, 11 14 इकट्ठे करेंगे, जो चीज़ें रिलेटेड है वो करेंगे आगे, क्योंकि उन चैप्टर्स में से पूरा पूरा नहीं करना, जो करना होगा वो बताऊंगी। क्रैनियल नर्व सारी नहीं करनी, तो इरादा है इंशाल्लाह फ्राइडे तक वाइंड अप करने का इसको। चैप्टर्स कंप्लीट करके देखेंगे, अगर आप लोग साथ साथ चल रहे हुए तो क्लिनिकल्स अगले ही दिन कर लेंगे, नहीं तो एक दिन का गैप रख के क्लिनिकल्स कर लेंगे, ताकि आप लोग कवर करके पहले साथ पहुंच जाओ, फिर क्लिनिकल्स आपको अच्छे से समझ आए, वो उस टाइम देख लेंगे। फिलहाल पहले एक दफा चैप्टर्स कंप्लीट करें ना ब्लड सप्लाई तक, फिर देख लेते हैं, ठीक है। इनके क्लिनिकल्स हो गए तो मतलब अगर 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना, यानी 4 क्वेश्चन टोटल तो न्यूरो पूरी में से, एक ट्रैक्स है, एक मिड ब्रेन वाले जो सेक्शंस वाला चैप्टर था वो, और एक बेसल गैंग्लिया है, और एक जो है वो ब्लड सप्लाई है। इन्हीं के क्लिनिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन पे फिर सेरिबेलम वगैरह चीजें आ जाती हैं, ठीक है। न्यूरो क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में माइनर किस तौर पे ट्रीट होते हैं, तो इस वजह से वो फिर इतनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन है कि इंटीग्रेटेड वालों को पढ़नी पड़ती है, उनका पूरा मॉड्यूल होता है, लेकिन उसमें भी यही पैटर्न फॉलो होता है। ट्रैक्स हर जगह इंपॉर्टेंट है, सेक्शंस हर जगह इंपॉर्टेंट है, बेसल गैंग्लिया हर जगह इंपॉर्टेंट है, ब्लड सप्लाई तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रोक है वो मेन प्रेजेंटेशन है ही स्ट्रोक है ज्यादातर सीएनएस डिसऑर्डर्स की, ठीक है। तो इसलिए आपको वो बहुत अच्छी आनी चाहिए। चलें ठीक है बच्चों, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। ये मैंने बेसल गैंग्लिया से लिख के रखा हुआ है कि बना रही थी पहले, फिर स्किप किया कि ज्यादा हो गया था। चलें ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।